हेलो फ्रेंड्स, वेदांत कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान का विकास किस तरह से हुआ। तो भारतीय संविधान का जो विकास है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है ना। जब भारत में ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद से जो भारतीय संविधान का विकास क्रम देखा जा सकता है ना। इसके अगर हम प्रमुख चरणों को देखें तो वो निम्नलिखित हैं। कैसे? सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को दूर करना और इसके कार्यों को विनियमित करना। देखो, भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो पहले वो किस उद्देश्य से आई थी? वो उनका उद्देश्य था भारत में ट्रेड करना, व्यापार करना। परंतु ये धीरे धीरे भारत के जो राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाकर राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगी। तो फिर वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने सोचा क्यों ना भारत को एक ब्रिटिश उपनिवेश बना लिया जाए, और उन्होंने कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की जो प्रक्रिया थी बनाने का पूरा कार्य प्रारंभ किया। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? जो बंगाल की गवर्नर को, पहले गवर्नर कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है ना। बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद नियुक्त की गई है ना। 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद नियुक्त की गई। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, है ना। पहले बॉम्बे और मद्रास स्वतंत्र थे बंगाल से, है ना। परंतु इस एक्ट के तहत जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन लाया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। मतलब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। यहाँ पे भारतीय और ब्रिटिश दोनों अपील कर सकते थे, है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? वो था एलिजा एम्पे, है ना। एलिजा एम्पे, है ना। पहला जो चीफ जस्टिस था वो एलिजा एम्पे था, मुख्य न्यायाधीश। इस और रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व अगर देखें तो ये पहला कदम था जिसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाया। तो वो केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे पड़ी? क्योंकि बंगाल और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के सॉरी बॉम्बे और जो मद्रास के गवर्नर था उसे बंगाल के गवर्नर के अधीन लाया गया, तो इससे केंद्रीय प्रशासन की नींव बढ़ी और कंपनी के शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रभाव बढ़ा, है ना। कंपनी जो शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर जो वहाँ का संसद था ब्रिटेन का, उसका नियंत्रण बढ़ा। नेक्स्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था कि 1773 में जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी खामियों को दूर करना, है ना। जो जो उसमें कमियां थी उसको दूर करना, और कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों में स्पष्ट भेद करना, है ना। कंपनी, देखो कंपनी आई थी तो कैसे? वाणिज्यिक उद्देश्य थी, परंतु वहाँ यहाँ वो आकर अपने राजनीतिक हित भी साधने लगी, है ना। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, है ना, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग करने के लिए फिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए लंदन में 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। जबकि वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा जारी रखा गया है ना। मतलब वाणिज्यिक के लिए क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रखा गया, ठीक है। भारत में कंपनी के प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र, है ना, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया नाम दिया गया या कहा गया, है ना। जो भारत में कंपनी के अधीन जो प्रदेश थे उन्हें ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया, है ना। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट में ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। तो वो कौन सा था? 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। कौन सा था? 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ठीक है। इसका महत्व क्या है? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था उद्देश्य में,
कि इसमें जो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों पर अधिक नियंत्रण प्रदान किया। भारत में दोहरी व्यवस्था है ना, डाउल सिस्टम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत हुई है ना। द्वैध शासन अगर हम जिसे माने, दोहरी व्यवस्था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की, मतलब दो कंपनी के दो अलग अलग हिस्से कर दिए, एक राजनीतिक मामलों को देखेगा और एक वाणिज्यिक कार्यों को देखेगा। नेक्स्ट आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। देखो इसके पहले एक और एक्ट आया था 1813 का चार्टर एक्ट है ना, 1813 का चार्टर एक्ट। ये इसमें नहीं है, मैं थोड़ा इसके प्रावधान बता दूं। इसमें क्या हुआ था, कंपनी के जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसमें ये कहा था कि कंपनी केवल चीन और चाय का व्यापार कर सकती है ना। चीन के साथ, मतलब चीन देश के साथ व्यापार कर सकती है और चाय का व्यापार कर सकती है। बाकी अन्य सभी जो व्यापार थे वो कंपनी के बंद कर दिए, अर्थात जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और भारत में जो शिक्षा के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी है ना। परंतु इसे कहाँ कैसे खर्च करना था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है। और जो ब्रिटेन से जो मिशनरी आ रहे थे भारत में, उनको भी इजाजत दी थी कि आप भारत में श्वेत नस्ल के सिद्धांत के तहत कार्य करें है ना, मतलब भारतीय को शिक्षित करना, इस तरह के प्रावधान भी किए गए। ठीक है। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसका क्या उद्देश्य था, कंपनी के प्रशासनिक और वाणिज्यिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर भारत में केंद्रीकृत शासन की स्थापना की। पूरी तरह से समाप्त मतलब जो चीन और चाय के साथ व्यापार था इसे भी समाप्त कर दिया गया है ना। पूरी तरह से एकाधिकार मतलब जो है समाप्त कर दिया गया। प्रमुख प्रावधान देखें, कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनाया गया और उसके सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब एक कम्प्लीटली जो प्रशासनिक चीजें होती है एडमिनिस्ट्रेटिव वाली, वो इसको बना दिया गया है ना। देखो 1800 के बाद क्या हो गया था, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई है ना। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी कहाँ पर, ब्रिटेन है ना। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो जो ब्रिटेन के शासक थे वो अपने उपनिवेश खोज रहे थे है ना, उपनिवेश खोज रहे थे, क्योंकि एक तो इन्हें बाजार चाहिए था बहुत बड़ा, जो वहाँ पे ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को अन्य जगह भेजने के लिए, और ऐसी जगह भी देख रहे थे कि वो कच्चा माल प्राप्त कर सके है ना। तो भारत को उन्होंने इस संदर्भ में काफी लाभदायक समझा है ना। तो भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाता था और जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं आयात की जाती थी। इसलिए भारत में प्रशासनिक निकाय की एक मजबूती के लिए उन्होंने कंपनी के जो अन्य अधिकार थे वो समाप्त करके पूर्णतः प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत लेकर आए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है ना। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, और पूरे ब्रिटिश के लिए भारत और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है ना। पूरे ब्रिटिश के लिए, मतलब ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है ना। तो आप इसमें अगर कमेंट सेक्शन में बता सके तो बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल में इन्होंने क्या करा था, सती प्रथा के अंत में भी सहायता निभाई थी। एक में हिंट दे देते हैं। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य लॉ मेंबर के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। मेघालय पहले कानूनी सदस्य बने है ना, लॉर्ड मेघालय है ना, पहले कानूनी मेंबर बने, लॉ मेंबर बने। भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया है ना। और आगे चलकर लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल के दौरान सती प्रथा को सॉरी दास प्रथा को अंत कर दिया गया। दास प्रथा का अंत कर दिया गया। सती प्रथा का अंत कैसे हुआ, सती प्रथा का अंत, ये भी एक कुप्रथा थी, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ठीक है।
ये जो अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था उसका आंसर भी। अब इसका अगर महत्व देखें 1833 का, तो इसने भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां प्रदान की। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट ऑफ 1850। इसका क्या उद्देश्य था? कंपनी के शासन को जारी रखना, लेकिन प्रशासनिक सुधारों पर अधिक ध्यान देना। प्रशासनिक सुधारों पर इसने बल दिया। गवर्नर जनरल की प्रमुख प्रावधान को अगर देखें तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी परिषद में 6 नए सदस्य, जिसमें 4 बंगाल के प्रतिनिधि में से जोड़े गए, है ना। 6 नए सदस्य जोड़े गए इसमें, है ना, जिन्हें भारतीय विधान परिषद कहा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत हुई, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाने लगी। कौन से एक्ट के तहत, है ना, कौन से एक्ट के तहत प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाने लगी? 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। कंपनी के शासन को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया, है ना, और ये प्रावधान करते हुए कि संसद किसी भी समय इसके शासन को समाप्त कर सकती है। इसका अगर महत्व देखा जाए तो इसने विधायी और कार्यकारी कार्यों के पृथक्करण की शुरुआत की और भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए योग्यता आधारित प्रणाली लागू। नेक्स्ट आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 के बाद ये एक्ट आया गया था, है ना। ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद ये एक्ट लाया गया था, तो ये इसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। तो आइए देखते हैं। पृष्ठभूमि वही है कि 1857 के महान विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के शासन को समाप्त करने और भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर किया। मतलब इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्ट जो शासन करने लगता है वो कौन करने लगता है? ब्रिटिश क्राउन, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट अपने शासन अपने हाथ में ले लेती है और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। प्रमुख प्रावधान में पहला प्रावधान यही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। देखो, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और वो सीधे ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। ठीक है। भारत के लिए राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का पद सृजित किया गया, है ना। राज्य सचिव को एक नया पद बनाया गया। वायसराय, एक वायसराय भी कहा जाने लगा, जो पहले गवर्नर जनरल होता था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का पहला वायसराय कौन था। ठीक है। और एक राज्य सचिव भी बनाया गया इस एक्ट के माध्यम से, जो ब्रिटिश मंत्री परिषद का सदस्य था, है ना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो भी लोग होंगे उसमें से एक राज्य सचिव बनाया जाएगा। ठीक है। जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे। इसका महत्व जैसे मैं बता चुका हूँ पहले ही कि इसने भारत में कंपनी का शासन अंत कर दिया और ब्रिटिश राजशाही के प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की। ये भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। देखो, यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त हुआ लेकिन कंपनी समाप्त नहीं हुई। कभी कभी इसमें द्वंद्व हो जाता है कि भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की समाप्ति 1858 के एक्ट के माध्यम से हो गई, परंतु कंपनी का मतलब कंपनी समाप्त नहीं हुई थी, कंपनी का जो शासन था वो समाप्त किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका उद्देश्य क्या था? वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार के साथ साथ विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल करना, है ना। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के विस्तार के साथ साथ विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल करना। प्रमुख प्रावधान देखें तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य गैर सरकारी नियुक्ति का प्रावधान किया गया, है ना, जिनमें से कम आधे भारतीय होने चाहिए। यह अधिनियम वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जो 6 महीने के लिए प्रभावी होते हैं, है ना। तो किस ब्रिटिश कालीन शासन के मतलब अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो कौन सा एक्ट था? वो था 1861 का भारत शासन अधिनियम, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट और इस, है ना, इसमें कुछ और भी थे। कौन सा है? 1861 का इसने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंट की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया और उन्हें विधान परिषद बनाने की शक्ति। ठीक है। इसका अगर महत्व देखा जाए तो इसने भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत।
नेक्स्ट आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, है ना, 1892 का एक्ट। परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाना, है ना, अगर उद्देश्य देखा जाए परिषदों से सदस्यों की संख्या बढ़ाना, उनके कार्य को विस्तार करना। हालांकि ये सब कार्य सीमित रूप से ही थे। इसके प्रमुख प्रावधानों को देखें तो केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई, है ना, कितनी कर दी गई, 10 से 16 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, है ना, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, है ना। तो प्रश्न पूछने का अधिकार कौन से एक्ट के थ्रू मिला, 1892 के एक्ट के थ्रू। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये एक बात भी ध्यान रखना, पूरक प्रश्न नहीं पूछे सकते, केवल प्रश्न पूछ सकते थे, अगर उसमें जो आंसर देते उससे आपको सेटिस्फाई होना पड़ता था, और ना ही प्रस्ताव ला सकते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति को अपनाया गया, हालांकि इसे मनोनयन कहा गया, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति लागू। इसका महत्व देखा जाए, इसने परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, जो भारत में संसदीय प्रणाली के विकास का प्रारंभिक चरण था, है ना, भारत में संसदीय प्रणाली के विकास का यह प्रारंभिक चरण माना जाता है। अब आता है हमारा काफी महत्वपूर्ण एक, जिसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, या मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसने भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को शांत करना और प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। देखो 1905 में क्या हो गया था, बंगाल का विभाजन हो गया, तो भारत में जो थी मतलब अगर देखा जाए तो पहले उदारवादी लोग थे, है ना, मतलब ब्रिटिश शासन से दया याचना और पत्र लेखन के माध्यम से सुधारों की बात करते थे। परंतु जब 1905 में बंगाल के विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था, और स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोग ब्रिटिश शासन में विभेद करने लगे थे कि ये शासन अब अपने लिए ठीक नहीं है, हमें इस शासन को समाप्त करना है, या इस शासन से टकराव वाली स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। मतलब गरम दल आ गया था, जिसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। आपने देखा भी होगा फिर 1905 के बाद क्या होता है कि भारत में नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस के अंदर संगठन थे, मतलब कांग्रेस के अंतर्गत जो लोग थे, दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक होता है नरम दल वाले लोग, जिसमें सरकार से चिट्ठी पत्र लेखन इनके माध्यम से संवाद करते थे, और दूसरे गरम दल वाले लोग थे जो धरना प्रदर्शन, है ना, रैलियां, है ना, इस तरह से विश्वास करते थे, ठीक है। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, भारत में राजनीतिक आकांक्षाओं को शांत करना, प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। इसके प्रमुख प्रावधान अगर देखे जाए तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसके तहत केवल मुसलमान ही मुसलमान को वोट दे सकता है। सदस्यों को बजट पर विस्तार से चर्चा करने, पूरक प्रश्न पूछने, प्रस्ताव लाने की शक्ति दी गई, है ना, ये चीजें हुई। परंतु यहाँ पे देखो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया, जो भारत के विभाजन का एक प्रमुख आधार बना। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू और मुसलमानों को आपस में, जैसे कहते हैं ना, फूट डालो राज करो की नीति का अपनाने लगे। क्या करें, फूट डालो और राज करो की नीति, है ना। भारत के जो हिंदू मुस्लिम ये मतलब जो किया है, वो अंग्रेजों का काफी उसमें हाथ रहा है ना। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, है ना। हिंदू और मुसलमानों का आपस में लड़ाकर देश की जनता को कमजोर करना, जिससे ब्रिटिश शासन आसानी से राज कर सके, ठीक है। इसका महत्व अगर देखा जाए तो इसने परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को काफी बढ़ाया, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत ने भारत के भविष्य के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी। नेक्स्ट आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, है ना। जब 1917 में, ठीक है, अगस्त घोषणा होती है, अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन इसे हम कहते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो भारत में वायसराय थे वो ये कहते हैं कि हम भारत में क्रमिक सुधार लाएंगे, है ना, क्रमिक सुधार लाएंगे, है ना। क्रमिक सुधार करने की बात कही इसने वायसराय ऑफ इंडिया ने, कब कही, 1917 में, अगस्त में कही, इसलिए इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है,
भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में कदम उठाना, है ना, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बनाने का प्रावधान करना, है ना। इसके प्रमुख प्रावधानों में इस तरह की कुछ बातें हम देखते हैं। जैसे द्वैध शासन का प्रारंभ किया, प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांट दिया, है ना। कौन कौन से? एक तो होता है आरक्षित और एक होता है हस्तांतरित, है ना। एक रिजर्व और एक ट्रांसफर, दो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। परंतु यहाँ भी देखो, ब्रिटिश शासन ये नहीं चाहता था कि भारत को पूर्ण तरह भारत को स्वतंत्रता के साथ शासन करने दिया जाए। वो आरक्षित विषय में जो मेन मेन विषय थे रख लेते थे, और हस्तांतरित में कुछ ऐसे ही छोटे मोटे विषय भारतीयों को प्रदान किए जाते थे। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना, काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, जिसे हम वर्तमान में अगर जाना जाए तो राज्यसभा कहते हैं, वो स्थापित राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। और केंद्रीय विधान परिषद, है ना, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। यह अधिनियम 10 साल बाद भारत की स्थिति की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन करने का भी प्रावधान करता था। इसका अगर महत्व देखा जाए तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, जो भारतीय शासन प्रणाली में बड़े बदलावों में से एक था। ठीक है, तो ये इसलिए महत्व माना जाता है। ठीक है, एक और अगर देखा जाए तो इसमें पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार इसी एक्ट के माध्यम से मिला, इसी एक्ट के माध्यम से मिला। ठीक है, यहाँ पे देखो मताधिकार का जो प्रयोग था वो कुछ ही लोग कर सकते थे, जैसे एलीट क्लास के लोग, है ना, जिनके पास कुछ संपत्ति है, कुछ जमीन है ना, जमीन है, या सरकार ने जिन्हें उपाधियां दे रखी थी, वो लोग कर सकते थे। परंतु महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो काफी सराहनीय कदम था। नेक्स्ट आता है भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक संघीय ढांचा स्थापित करना, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना, है ना। प्रमुख देखो, प्रांतीय स्वायत्तता में अभी प्रावधान में बताऊंगा क्या है, और एक संघीय ढांचा स्थापित किया गया। प्रमुख प्रावधान इसी के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई। ब्रिटिश प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों और रियासतों, है ना, जो स्वेच्छा से शामिल हो सके वो रियासतें को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था, है ना, कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। ठीक है, परंतु रियासतों ने ऐसा नहीं माना, इसलिए एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सका। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, और अगर रिजर्व इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट देखा जाए तो आरबीआई एक्ट 1934 आया था, 1934। आपको अगर थोड़ा और देखना हो तो आप हिल्टन यंग आयोग देखिए, हिल्टन यंग आयोग, ये किससे संबंधित था? आरबीआई से संबंधित था, है ना। कुछ इसकी रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं, हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, इसका अगर महत्व देखा जाए 1935 के एक्ट का, तो यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती था। इसने संघीय प्रणाली, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रत्यक्ष चुनाव जैसी अवधारणाओं को पेश किया, जिनसे कई, है ना, जिनमें से कई को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, है ना। आप अगर भारतीय संविधान को अगर देखेंगे या कभी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के एक्ट का देखा जाता है। जैसे संघ सूची, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जिसके अंतर्गत तीन सब्जेक्ट आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये कहाँ से लिए हमने? 1935 के एक्ट से। और भी बहुत सारे प्रोविजन है जो हमने 1935 के एक्ट से लिए। जब भारतीय संविधान का निर्माण होगा, आगे मैं बताऊंगा, 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार होगा, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन इस एक्ट से हमको देखने को मिलेगी। ठीक, अब आता है हमारा अंतिम जो ब्रिटिश कालीन शासन के दौरान पारित किया गया अधिनियम था, वो था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जो 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा था, ठीक है, भारत कैबिनेट मिशन भारत में क्यों भेजा था? कि भारतीयों के द्वारा एक शासन निर्माण किया जाए या संविधान का निर्माण किया जाएगा।
भारत में एक संविधान के निर्माण के लिए, सॉरी, है ना, संविधान, ये भारत में एक संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया है ना, ठीक है। लेकिन भारत के विभाजन को नहीं टाला जा सका। जब 1947 के अधिनियम में एक भारतीय संविधान के निर्माण की बात कही गई थी, परंतु ऐसी कंडीशंस बन गई कि जब 1909 का अधिनियम आया था, तो उसमें सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए थे। तो सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए थे, तो हिंदू मुस्लिम में एक डिविजन होने लगा था। मुस्लिम लोग अपने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगे थे, ठीक है। तो वहाँ के कंडीशन ऐसी बन गई कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया पाकिस्तान का धर्म के आधार पर, जबकि भारत ने धर्म के आधार पर विभाजन स्वीकार नहीं किया। भारत ने क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत एक ऐसा देश, भारतीय लोग ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के लोग रहे। लेकिन पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने धर्म के आधार पर विभाजन किया, है ना, मतलब उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान स्वीकार किया, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत में सभी धर्मों का समावेशन था। जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते जा सकते थे, और जो भारत रुकना चाहे रुक सकते थे, ठीक है। अब इसका प्रमुख प्रावधान को देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया, है ना, मतलब एक भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियनों की स्थापना हुई, है ना, उन्होंने पाकिस्तान को भी अलग कर दिया गया। दोनों डोमिनियन के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसे अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया। मतलब दोनों, जब दोनों अलग अलग होते तो दोनों देश में संविधान सभा का गठन हो, आप अपने हिसाब से प्रोविजन से निर्धारित कीजिए कि आपको संविधान में क्या क्या चाहिए। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में किए गए सभी कानूनों को समाप्त कर दिया गया, और डोमिनियन विधायकों को अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान का थोड़ा और महत्व देख लेते हैं। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, दोनों डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। इसका महत्व देखा है, इसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, भारतीय संविधान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो देखो, ये कुछ एक्ट थे जो ब्रिटिश कालीन शासन के दौरान बने थे, और उन एक्ट से भारतीय संविधान के निर्माण का विकास देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन संविधान, मतलब उनसे भारतीय संविधान में लिए गए। अब एक नई प्रोसेस चालू होती है यहाँ से, कि जब उन्होंने इस तरह से बता दिया कि आप भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बनेंगे, तो भारतीय लोग जो भारत में शामिल हुए थे, जो भारतीय थे, अपने आप को भारतीय कह रहे थे, वो एक संविधान के विकास या संविधान के निर्माण की प्रक्रिया बना रहे थे। उसमें सबसे प्रमुख अगर व्यक्ति देखा जाए तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस तैयार किए। जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें जो बहसें होती थी, वाद विवाद होते थे, उसमें उन्होंने काफी भाग लिया, और संविधान के सभी वर्गों, जैसे डिप्रेस्ड, दलित, शोषित, वंचित वर्गों को ध्यान में रखा। उनके विकास या उनके जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रियाएं थी, उनको संविधान में अंकित कराया, है ना, किस तरह से इनका शोषण हो रहा है, उन शोषण को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में प्रोविजन से डाला है। जिसमें से अगर आप देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अबोलिशन है, वो डला है, और बहुत सारे प्रोविजन है जो डला है, ST SC जो थे उसके संबंध में, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण एक अलग प्रक्रिया है। इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना भारत में लाए थे, मतलब कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 में, है ना, और इस मिशन के तहत एक संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। संविधान सभा की संरचना हम देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 रियासतों से, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाने थे। चुनाव कैसे हुआ था इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा किया जा रहा था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक संविधान का मसौदा तैयार करना। संविधान सभा की अगर बैठकें देखी जाए तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग वही जो पाकिस्तान की मांग कर रहा था, जो मैंने बताया, एक नया राष्ट्र के लिए, मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खां के नेतृत्व में। 1906 में आगा खां ने इसकी स्थापना, आगा।
उद्देश्य अगर देखा जाए, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए ऐसा संविधान बनाना था जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय मूल्यों पर आधारित। अब जब संविधान का गठन हुआ तो बहुत सारी समितियां बनी, है ना, जिसमें अगर देखा जाए तो मसौदा समिति, इसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना, जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्तल, ये बीएल मित्रा, डीपी खेता, है ना, इनका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। देखो, भारतीय लोगों को जब संविधान बनाना था तो एक समिति बनेगी जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, जिसमें लॉयर भी होंगे, है ना, विभिन्न क्षेत्रों के लोग होंगे जो संविधान बनाने की मूलभूत अवधारणा को समझे। संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, है ना। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। प्रारूप पर विचार करने वाली समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, और ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये निर्णय लेने में काफी कठोर थे। जो देशी रियासतों के एकीकरण में इन्होंने भारत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 650 या 660 से अधिक देशी रियासतों को एकीकरण या भारत में विलय की इन्होंने बिना किसी खून बहे इन्होंने ये पूरा कार्य किया था। इसी संदर्भ में इनकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से की जाती है ना, जर्मनी के बिस्मार्क और इटली के काऊ, है ना, जर्मनी के बिस्मार्क को आप कभी देखेंगे तो तुलना की जाती है, और इटली का काऊ। ये दोनों कौन है? अगर बिस्मो को जाने, जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काउर को देखा जाए तो इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इनका ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आता है संविधान का अधिनियम, इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, संविधान बन गया, लोग एकत्रित हुए, भारतीय लोगों ने बहुत सारी बहसें की, 3 चरणों में भारतीय संविधान पूरा हुआ। तो ठीक है, तो ये अधिनियम हुआ 26 नवंबर 1949 को, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसे बनने में कितना टाइम लगा? इसको बनने में लगा, देखो मैं बता देता हूँ, 2 वर्ष। कभी कभी पीटी में पूछ लिया जाता है, 2 वर्ष 11 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। बन कब गया? 26 नवंबर को बन गया 1949 को। 24 नवंबर 1950 को इसे सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। भारत एक गणराज्य बना, है ना, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। मतलब कुछ प्रोविजंस पहले भी लागू हो गए थे, परंतु सारे प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, बनने में कितने दिन लगे भारतीय संविधान को? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और भारतीय संविधान को जो बनाने का विकास क्रम में मतलब मैंने जो पूरे एक्ट बनाए उन सबकी जो झलक इसमें देखी जा सकती है। विभिन्न देशों के जो संविधान को पढ़ा गया है, जो भारतीय लोगों ने इसमें रिसर्च करके इसको पूरा बनाया है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें जाए, ये भारतीय संविधान के विकास का एक विस्तृत सिंहावलोकन था, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक सुधारों से लेकर संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण तक के सभी महत्वपूर्ण चरण शामिल थे, है ना। तो ये भारतीय संविधान का विकास क्रम पे अब हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, है ना। पहला क्या है? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, है ना। प्रांतीय स्वायत्तता, देखो 1919 में क्या करा था? प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ था, है ना, द्वैध शासन स्थापित हुआ था। परंतु 1935 का जो एक्ट था, यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, मतलब प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्त कर दिया गया। तो जो द्वैध शासन था वो 1935 में केंद्र पर लगा दिया गया था, है ना, सेंट्रल में ऐसा द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को अधिक प्रशासनिक अधिकार मिल सके, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश नियंत्रण में तो थे ही सही। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949, मतलब 1950 में हुआ। ठीक है, अगर 1949, जबकि 1950 में अगर आंसर मतलब पूछा जाए तो क्या है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, है ना। निर्माण किस वर्ष हुआ? 1949। लागू कब हुआ? 1950 में हुआ। ठीक है, इसी दिन भारतीय गणराज्य
भी बना। भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली किस देश से ली है ना, फेडरल स्ट्रक्चर किससे लिया है। देखो भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान का जो विकास क्रम हुआ, बहुत सारे देशों के संविधानों को पढ़ा गया, जिसमें संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है ना, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से लिया गया, ठीक है। जबकि ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है ना, संसदीय प्रणाली ली। अमेरिका से क्या लिए गए, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए, मूल अधिकार लिए गए। आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएस भी लिए गए, ठीक, डीपीएस भी लिए गए। आपातकालीन उपबंध को देखा जाए तो जर्मनी से लिए गए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप आगे भारतीय संविधान जब मैं आगे पूरा पढ़ाऊंगा, जब आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो मूल अधिकार डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए, 1946 में आंसर होगा ऑप्शन बी 1946। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, इसके द्वारा चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की, तो 1934 में, है ना, 1934 में संविधान सभा की मांग कब की, जब एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग उसी वर्ष 1934 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न, ऑप्शन से 9 दिसंबर 1946, है ना। इससे हम अगर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें अगर जोड़ दें, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन अगर इसमें जोड़ दें तो भारतीय जो संविधान बनकर तैयार वाला दिन इसमें आ जाएगा, है ना, इसमें हम जोड़ेंगे तो बताइए कौन सा दिन आएगा वो, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्ष में। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा एडहोक थे, मतलब, है ना, एडहोक, एडहोक अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को ये अगला प्रश्न है जो मैं अभी बता रहा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना, भारतीय संविधान को ड्राफ्ट करने वाले अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पीकार भी कहा जाता है, इनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय संविधान में। आज भी आप कभी भारतीय संविधान बचाओ नारी देखते हैं, भारतीय संविधान को बचाने की बात आती है, या भारतीय संविधान के कोई उपबंध का अगर उल्लंघन होता है, किसी तरह की भारतीय संविधान पर चोट की जाती है, तो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तख्तियां लेकर या उनके चित्रों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति थी वो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित थी, तो देखो माउंटबेटन योजना की भारत विभाजन से, ऑप्शन से ए इसका सही है, भारत विभाजन से संबंधित थी। 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन का मार्ग तय हुआ, है ना, भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन का मार्ग तय हुआ। माउंटबेटन योजना को मन बाटन योजना भी कहते हैं, क्योंकि इसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था, मन बाटन योजना भी कहते हैं, ठीक है। और इसको डिकी बर्थ प्लान भी कहते हैं, है ना, डिकी बर्थ प्लान भी इसको कहा जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट किस उद्देश्य के लिए बना था। देखो 1909 में क्या हुआ था, एक सांप्रदायिक निर्वाचन लागू किया गया था मुसलमानों के लिए, कि वही लोग खड़े होंगे और वही लोग मत कर सकते हैं, है ना। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का द्योतक है 1909 का एक्ट, ठीक है। द्वैध शासन कब आया था, द्वैध शासन 1919 के एक्ट में आया था, ठीक है। संघीय व्यवस्था को अगर देखा जाए तो 1935 का है ना। पूर्ण स्वायत्तता अगर देखा जाए, राज्यों की पूर्ण स्वायत्तता अगर देखा जाए, राज्यों की पूर्ण स्वायत्तता 1935 का ही एक्ट है, ठीक है। तो 1909 में जो अधिनियम था वो सांप्रदायिकता के निर्वाचन की शुरुआत इसमें, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन माना जाता है वही इस एक्ट का वो मतलब विभाजन
में ये जो एक्ट था काफी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का संविधान किस व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित किया गया था? मतलब भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये व्यक्ति है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अभी मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को पढ़ लिखा अमेरिका से लिए गए। रूस से क्या लिया है बताओ? रूस से लिया है हमने मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इन्हें जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें मतलब आगे जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया तो 11वां भी इसमें एक हो गया जो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत शुरू हुई? मैंने जो अभी बताया था 1919 का जो एक्ट आया था, राज्यों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो द्वैध शासन की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1919 के एक्ट के माध्यम से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त हो गए। ठीक है, इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं और इसी तरह की वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए